हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट समझेंगे। रिसोर्स क्या चीज़ है? सबसे पहली बात है कि रिसोर्स क्या चीज़ है। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें पर्यावरण में मिली है, इन्वायरमेंट ने हमको दी है और हम इसका अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकें, तो उसको हम लोग संसाधन या रिसोर्स बोलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि संसाधन है मगर हमारे पास तकनीक नहीं है उस संसाधन को इस्तेमाल करने की, या इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, या कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास थोरियम है, मोनाजाइट बालू से थोरियम बनती है, थोरियम से हम लोग यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर उसको बनाने की प्रोसेस इतनी महंगी है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। वहीं पर दूसरी चीज़ है, हमारे पास 71% सी वाटर है, मगर ये पानी पीने योग्य नहीं है, और इसको जब पीने योग्य बनाने जाते हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो समुद्र का पानी है हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं, हमारे लिए संसाधन की तरह, पीने के संसाधन के लिए नहीं काम कर रहा। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स, जैसे मान लीजिए मानव संसाधन है, वो पहली बात तो वो कोई प्रोफेशन करता है। प्रोफेशन का मतलब होता है घोषणा करना कि वो क्या काम करता है, इसकी वो घोषणा करता है, इसको प्रोफेशन बोलते हैं, वृत्ति बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भिक्षावृत्ति करने लगे, वैश्यावृत्ति करने लगे, तो कल्चरली जो है सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर पैसा तो आएगा उससे, मगर ये सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है, तो इसकी जो है ऐसे पैसे की समाज में कोई इज्जत नहीं होती, और तो इस प्रकार से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पानी नदी में बहता है और बह जाता है, हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन अगर हमने इसका इस्तेमाल डैम बना करके सिंचाई करने के लिए कर लिया, पीने का पानी बनाने के लिए कर लिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ से बनाना शुरू कर दिया, तो हमारे लिए संसाधन हो गया। बहुत सारी बारिश होती है, सारा पानी जो है रन ऑफ हो जाता है, सारा का सारा पानी बह गया, हमारे इस्तेमाल का नहीं, तो क्या मतलब। लेकिन अगर उसी पानी को हमने कंजर्व कर लिया, हमने उस पानी को रोक लिया, रीन्यूएबल रिसोर्सेज की उसको हमने क्या कर दिया, रिचार्ज कर दिया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देंगे तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और ये पानी फाइनली हमारे पीने के भी काम आ जाएगा, इरिगेशन और अदर पर्पसेस जो होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनको क्लासीफाई किस तरह से किया गया है। तो एक क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है कि प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल है। वहीं पर दूसरे रीन्यूएबल को फिर से कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल में बांटा है, नॉन रीन्यूएबल को रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल में बांटा है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर्स हैं, जो हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं, वहीं क्वांटिटी और क्वालिटी की भी बात ही करता है। अभी देखिए, इसको और भी तरह से बांटा जा सकता है। एक तो बेसिस होता है ओरिजिन के बेसिस पे, कि किस तरह से ओरिजिन हुई है। ओरिजिन एक हुआ बायोटिक रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिले हैं, जो जीवित हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, फिशरीज है, लाइव स्टॉक है, जानवर हैं। वहीं पर ए बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके अंदर जीवन नहीं है, जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, लैंड है, मिनरल्स हैं, इनके अंदर जीवन नहीं, मगर ये भी हमारे लिए संसाधन हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, जो कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल है, तो एक रीन्यूएबल है जिसको कि हम लोग फिर से रीन्यू कर सकते हैं। रीन्यूएबल का मतलब है रीन्यू कर सकते हैं, तो रीन्यू कर लेंगे। ये प्रकृति में अपने आप हो सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, हम चाहे जितनी बना लें वो फिर से बन जाएगी। विंड एनर्जी, वाटर एंड फॉरेस्ट। ओवर यूज से जरूर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जैसे पानी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया या ठीक तरह से मिसयूज़ किया, उसको एब्यूज़ किया एक्चुअली, तो ये सब समाप्त हो जाएगा। फॉरेस्ट, आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ काट डाले तो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा।
तो ये इस प्रकार से तो ये जो है फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अदरवाइज ये अगर नेचुरल तरह से रखे जाएंगे तो इनको कोई भी अगर ठीक से जुडिशियस यूज़ किया जाएगा तो ये हमेशा चलते रहेंगे। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, जैसे कोयला बनना, पेट्रोल बनना। तो इनमें ये अगर एक बार समाप्त हो गए तो फिर जल्दी ये बनना इनका पॉसिबल नहीं है। तो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स ये सब उसके आधार पर होते हैं। वहीं पर ओनरशिप के बेसिस पे भी संसाधनों को बांटा जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, किसी व्यक्ति का घर हो सकता है, कुआं हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, खेत हो सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। वहीं पर समुदाय के रिसोर्सेज हो सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे ग्रास लैंड है, पार्क है, गांव का तालाब है। प्राकृतिक रिसोर्सेज वो हैं जिसको कि हम लोग नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति हैं, जैसे कि रिवर, मिनरल्स, रोड, रेलवे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि समुद्र। तो जो हमारा समुद्र है, समुद्र में हमारी जो सीमाएं होती हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स तक की जाती हैं। 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब 1 माइल में 1.42 के आसपास जो है एक किलोमीटर होता है। इसीलिए कभी कभी क्या है कि इंडिया की और पाकिस्तान की जो दोनों कहीं ना कहीं क्लैश कर जाते हैं, तो मछुआरे अगर जाते हैं और उस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। जैसे श्रीलंका में, भारत में भी इस तरह का विवाद है, यहाँ पर मछुआरे पकड़े जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कहाँ पर 200 नॉटिकल माइल ख़त्म हो गया, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं बना हुआ है। इसके बाद है डेवलपमेंट के आधार पे पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब है कि इनको संसाधन बनाया जा सकता है, कि ये अभी तो इस्तेमाल में नहीं है मगर आगे चल कर के ये संसाधन बनेंगे। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप हमारे देश के पोटेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं, सारे नहीं होते हैं कुछ रिसोर्स बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। तो रिसोर्स वो लोग होते हैं जो देश के डेवलपमेंट में, तरक्की में कुछ इनपुट्स दे सकते हैं, काम आ सकते हैं, ना कि जो कि अपने माँ बाप पर ही बोझ बन जाएं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो रिसोर्स नहीं बनते हैं, वो लाइबिलिटी हो जाते हैं। जो माँ बाप के कमाए पैसे पे खा रहे हैं या माँ बाप ने कुछ ऐसा बना दिया, किराया विराया लेके जी खा रहे हैं, तो ऐसे लोग रिसोर्स नहीं होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। तो रिसोर्स वो लोग होते हैं जो कि देश में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, ये सब क्या करते हैं, देश के अंदर बहुत सारा योगदान करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि पहले से ही विकसित हैं, उनमें कुछ भी डेवलप नहीं किया जाना है, जैसे कि कोल माइनिंग है, इरिगेशन है। उसी तरह से स्टॉक होता है, कुछ चीज़ों को हम लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है, उसको अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाद में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन है जैसे कि फ्यूल रिसोर्स, आगे चल करके हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन की कारें जो है कहीं बननी शुरू हो गई हैं। रिजर्व होते हैं, रिजर्व जो है रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको कि हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जिसको तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता मगर आगे के लिए इसको जो है रखा जाता है, फ्यूचर के लिए। तो रिसोर्स के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, और रिसोर्स के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि रिसोर्स हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है। बहुत सारा पेट्रोल नहीं, बहुत सारा कोयला नहीं है, बहुत सारा पानी नहीं है, मैनेज करना होगा। और पहली बात तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर किसी जगह पे कोयला निकलता है तो दूसरी जगह पे कॉपर निकलता है, तो कहीं लोहा निकलता है तो कहीं सोना निकलता है। एक ही जगह सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो इस संसाधनों को मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर ओवर यूज़ कर लेंगे तो डिग्रेड होकर जाएगा हमारा इन्वायरमेंट, हमारी प्रकृति जो होगी उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात होती है इस जो बहुत सारे रिसोर्स की प्लानिंग के जो है स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि संसाधन है कौन सा, इसके बाद उसको डेवलपमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी का पाया जाना, इसके बाद डेवलपमेंट जो होता है उसको नेशनल गोल के साथ मैच करना कि हम लोग डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं कर रहे जो विनाशकारी हो जाए। इसके बाद अगला टर्म है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत विकास, और सतत विकास का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इन सच अ मैनर टू फुलफिल आवर
करंट नीड एंड टू सिक्योर फॉर द फ्यूचर नीड्स। तो इस प्रकार से संसाधन को इस्तेमाल करते हैं कि आज की ज़रूरतें पूरी हो जाएं और भविष्य के लिए खिलवाड़ ना हो, तो भविष्य की ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे संसाधनों का जो है ठीक से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट होना चाहिए और बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट और इकोलॉजी होना चाहिए। इसके बाद लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज जो होते हैं भारत में लैंड यूजेस के आधार पर कई तरह के लैंड यूजेस हैं, जैसे फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, पॉस्चर है, फैलो लैंड है। पॉस्चर का मतलब होता है चराई वाली ज़मीनें, और फैलो लैंड होता है वो ज़मीनें जो कि खाली पड़ी हुई हैं, वो फैलो लैंड है। इसी प्रकार से सेटलमेंट है, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई हैं और उद्योग लगे हुए हैं, इस प्रकार की भी लैंड होती हैं। ये लैंड, इन लैंड का होता है लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण हैं। ये कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो ये कारण हो सकते हैं, सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करना, ओवर ग्रेजिंग करना। जानवर जो होते हैं जब पेड़ों की चराई करते हैं तो वहाँ पर उस जगह की मिट्टी लूज हो जाती है, फिर वो पानी में बह जाती है। माइनिंग एक्टिविटी करना या इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज जो है बहा देना, जिससे कि लैंड खराब हो जाती है। इसके बाद एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना, केमिकल्स डालना, उससे भी ज़मीन खराब हो जाती है। कैसे इसको बचाया जा सकता है लैंड डिग्रेडेशन को? तो एफॉरेस्टेशन, सबसे पहला पेड़ लगाना, दूसरा चराई को कंट्रोल करना और माइनिंग एरियाज़ को, माइनिंग को कंट्रोल करना। वहीं पर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीट करना। अगला होता है सॉइल रिसोर्सेज। तो भारत में जो सॉइल है वो डिपेंड करती है, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो रिलीफ के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, पैटर्न रॉक के ऊपर, वेजिटेशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। सॉइल जो है भारत में कई प्रकार की है। एलुवियल सॉइल होती हैं जो कि नदियों, जो कि जो है नदी के जो मैदान होते हैं वहाँ पाई जाती है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती हैं, इसमें गेहूँ, चावल, शुगर केन सारी फसलें होती हैं। अगली होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुड़ भी बोला जाता है और ये चिकनी मिट्टी होती है, इसमें कॉटन और सोयाबीन उगाया जाता है। रेड और येलो सॉइल जो होती हैं ये, इनमें आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें दालें, पल्सेस और मिलेट्स जो है उपजाए जाते हैं। वहीं पर लेटराइट सॉइल जो होती है वो पाई जाती है जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पर टी, कॉफ़ी, कैश्यूनट ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। एरिड सॉइल ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ पर डिज़र्ट हैं और ऐसी जगह पे बार्ले, मिलेट्स उगाए जाते हैं। फॉरेस्ट सॉइल वो सॉइल होती है जो कि हिल एरियाज में पाई जाती है और फलों और चाय के उत्पादन के लिए बेहतरीन होती है। सॉइल इरोजन वो टर्म है जबकि जो सॉइल है वो बह जाए किसी वजह से, पानी से, हवा से। तो ये कई प्रकार का हो सकता है। सीट इरोजन, परत की परत बह गई। गली इरोजन, बारिश हुई, ढेर सारी नालियाँ बन गई, नालियों के रूप में पानी बह, मिट्टी बह गई। तो इनको रोका जा सकता है कंटूर फार्मिंग करके, टेरिस फार्मिंग करके, स्ट्रिप क्रॉपिंग करके और शेल्टर बेल्ट लगा के। स्ट्रिप क्रॉपिंग में पट्टियों में एक फसल के बाद दूसरी फसल लगा देते हैं। वहीं पर शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि खेत के किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो वो मिट्टी को बहने से रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।